साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, आज शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम के संबंध में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ शाला सिद्धि कार्यक्रम के जो सबसे बुनियादी अधिकारी रहे हैं, सम्मानीय पारिक सर हमारे साथ हैं, सम्मानीय के पी एस तोमर सर हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर एफ.एस. खान साहब जो IAC भोपाल से हैं और श्री राजेंद्र साटी जी जो डाइट कटनी से हैं। आप सबका स्वागत है। माननीय संचालक महोदय और अपर मिशन संचालक महोदय के निर्देशानुसार आज हम यह YouTube लाइव शुरू करने जा रहे हैं। आप सब ध्यान से सुनेंगे और अपने काम को पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस लाइव की शुरुआत सम्माननीय पारिक सर करें और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। साथियों नमस्कार। आप सभी का शाला सिद्धि कार्यक्रम की ओरिएंटेशन और परिचर्चा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शाला सिद्धि कार्यक्रम अंतर्गत तो आकलन और बाह्य आकलन एक प्रक्रियागत स्टेप्स हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा इस विषय के पूर्व में कुछ कहना चाहूँगा कि अभी तक हम जिस तरीके से काम करते चले आ रहे थे शाला सिद्धि में, थोड़ा सा कहीं हम डाइवर्ट हुए हैं, क्योंकि योजना का क्रियान्वयन आपने किया, बड़ी तल्लीनता से किया, मनो समर्पण के साथ किया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम थोड़ा सा अपनी गतिविधियों से इतर चले गए। शाला सिद्धि प्रोग्राम आकलन से विकास की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन तक हमें जाना था, और जो एफर्ट्स उस समय किए गए थे उन एफर्ट्स को हमें कंटिन्यू रखना था। फिर से आकलन की प्रक्रिया वही तो आकलन के माध्यम से वही 7 आयाम 46 मानक, और उन आयामों में प्रत्येक मानक पर विद्यालय का अपना स्व आकलन प्रस्तुत करना। फिर बाह्य आकलन होगा और उसके आधार पर NEP का जो नीपा का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर आपको अपनी स्टेटस को अपलोड करना, और इसके लिए जरूरी है कि ये गतिविधि समय सीमा में हो जाए। आपको जो राशि उपलब्ध कराई गई है उस राशि का उपयोग सुनिश्चित हो जाए। आज 16 तारीख हो चुकी है और 16 तारीख के बाद कम से कम मेरा यह कहना है कि 16 से 25 तारीख के बीच हमें अपनी जानकारियों को तैयार करके और पोर्टल पे अपडेट कर देनी चाहिए। भाई आकलन भी उसमें CSC का, और CSC के माध्यम से तो आकलन का क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवा, क्योंकि शाला सिद्धि वास्तव में अब जितने भी अकादमिक दृष्टि से उपयोगी योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, उनका लाभ तभी संभव है जब शिक्षक प्रेरित होकर के काम करे, वो जुड़ जाए, उसकी समझ बने। जब आप स्व आकलन करते हैं, अपना खुद का आकलन करते हैं, तो जो एक ईमानदारी अपने अंतर्गत होती है, क्योंकि हमें तो पता है अपनी वास्तविकता कि हमारा विद्यालय कैसा है,
हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या लिखना चाहिए, क्या अंकित करना चाहिए, ये ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और मेरी वास्तविक आवश्यकताएं क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है, दोनों का एक समालोचनात्मक यदि हम आकलन करें, अपने आप को देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में विद्यालय में क्या होना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। और इस दृष्टिकोण से स्व आकलन बहुत महत्वपूर्ण है, और जितनी ईमानदारी से आप इसको करेंगे उसके प्रतिफल उतने ही अच्छे होंगे। हेलो, इसी में हूँ, तो वहीं आऊँ। साथियों 2 मिनट थोड़ा रुकना होगा। तो साथियों मेरा केवल इतना भर कहना था कि इन तथ्यों को थोड़ा सा एक बार फिर से अपने आप को रिफ्रेश कर लें, डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कर लें, विभिन्न आयामों पे एक बार अपनी नजर रखें और वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए अपने स्व आकलन पर फोकस करें। और इसके ऊपर विस्तार से, चूंकि तोमर जी इसमें जुड़े हुए हैं और मैं तोमर जी का स्वागत करता हूं कि वो आए और आगे का मार्गदर्शन सेशन वो देखें, क्योंकि अभी एक एससीएफ और एनसीएफ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही है। तोमर जी स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस आप आ गए हैं तो अब आप संभालिए इस सेशन को। दामोदर जी हैं, फारूक जी हैं, आपकी टीम पूरी तैयार है जी। तो संवाद स्थापित करिएगा, जो कुछ और इसमें योग्य होगा दामोदर जी नोट कर लेंगे और आपके मार्गदर्शन में हम फिर से शाला सिद्धि के स्व आकलन और बाह्य मूल्यांकन के बाद योजना निर्माण की ओर प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल सर, मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी जो शाला सिद्धि की टीम है हाँ। और पारिक साहब जिन्होंने इसको शुरू भी किया था इस कार्यक्रम को, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और प्रदेश के सभी हमारे जो सहयोगी हैं, रूट लेवल से लेकर के और ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सभी लेवल के मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें जुड़े हुए होंगे। मुझे थोड़ा सा ये जरूर लग रहा है कि पिछले 2 वर्ष शाला सिद्धि कार्यक्रम को हमने मिस किया। हम जान चूंकि शाला सिद्धि कार्यक्रम यानी हमारी शाला ऐसी हो, हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम में अपने आप साउंड करता है, ये ध्वनित करता है कि हमारी शाला हमें कैसी दिखनी चाहिए या एक आदर्श शाला को किस स्वरूप में अपेक्षा करता है हमारा पूरा जो कहना चाहिए कि जो स्टेक होल्डर है वो किस प्रकार की शाला हमारी देखना चाहते हैं, ये क्या क्या हमसे अपेक्षा करना चाहते हैं, ये शाला सिद्धि कार्यक्रम देता है। तो इस शाला सिद्धि कार्यक्रम को पिछले 2 वर्ष जो हमने मिस किया है,
और ये आज से फिर एक बार हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और जितने हमारे साथी पूरे प्रदेश भर से इसमें जुड़े हुए हैं उनका उत्साहवर्धन करना चाहता हूँ कि ये ही वो कार्यक्रम है जो वास्तव में स्कूल शिक्षा विभाग का कोर कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम जो स्कूल शिक्षा विभाग की अपेक्षाएं हैं उन्हें अचीव कर सकते हैं। ये शाला सिद्धि कार्यक्रम हमें ये बताने की कोशिश करता है कि एक आदर्श विद्यालय में क्या परिस्थितियां होना चाहिए। वो चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करें, कैसा विद्यालय का वातावरण होना चाहिए, कैसा विद्यालय में माहौल होना चाहिए, कैसी क्या क्या जो फिजिकल आवश्यकताएं हैं होना चाहिए, यहां से शुरू हम करते हैं और उसके बाद कैसे सीखना सिखाने की प्रक्रिया होगी, फिर कैसे इसका मूल्यांकन किया जाएगा। वो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, क्या वो मूल्यांकन की प्रक्रिया हमें वो इनपुट दे रही है जिससे हम बच्चों का जो अचीवमेंट लेवल है, उनका जो उपलब्धि स्तर है, उसे बेहतर कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो शाला सिद्धि हमें उसकी इंसाइट देता है। इस पर विशेष रूप से हमारे जो और सहयोगी हैं जो वास्तव में शाला सिद्धि कार्यक्रम के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ डॉक्टर एफ.एस. खान जुड़े हुए हैं, मिस्टर राजेंद्र असाटी जी जुड़े हुए हैं, दामोदर जैन साहब खुद बैठे हुए हैं। ये सब इन बातों को बहुत बारीकी से आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर ये मुख्य रूप से फोकस करना चाहता हूं कि प्रत्येक शिक्षक को ये समझ आना चाहिए कि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जब तक असेसमेंट नहीं होता है, मूल्यांकन नहीं होता है, तब तक हमें वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती है कि हमें करना क्या चाहिए। और शाला सिद्धि कार्यक्रम को जो कार्यक्रम है, इसकी जो बुनियाद है वो मूल्यांकन पर ही आधारित है। यहाँ जो मूल्यांकन करने के लिए जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, वो मार्गदर्शी सिद्धांत हमने हमारे जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्हें बताया गया है, दिखाया गया है और बल्कि बहुत विस्तृत रूप से उसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, हमारे आयाम है, किन आयामों पर माने कौन कौन से ऐसी मार्गदर्शी सिद्धांत हैं जिनको हम आयाम कह रहे हैं, जिन पर कि हमें काम करना चाहिए विद्यालय के अंदर। उन आयामों का क्या स्तर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, उन्हें मानक के रूप में हमने शाला सिद्धि कार्यक्रम में माना है। ये मानक हमारे डिफाइंड है। इन मानक का क्या हमारे विद्यालय में उनका क्या लेबल है, किस लेवल पर हमारे विद्यालय में ये मानक ठहरते हैं, उनका हमने लेवल इसमें डिफाइन किया कि हम फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे या जो हमारा आदर्श लेवल है उस लेवल पर है। तो ये सारी चीजें हमारी डिफाइंड है, आयाम हमारे निर्धारित हैं, मानक हमारे निर्धारित हैं, स्तर हमारे निर्धारित हैं। अब इसकी जो समझ है, वो समझ के लिए भी हमने पूर्व वर्षों में प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक शिक्षक को इसके लिए प्रशिक्षित किया हुआ है। प्रारंभ में हमने कुछ 24-25 हजार विद्यालयों से इसे शुरू किया था। उसके बाद इसका एक्सटेंशन हमने सारी माध्यमिक शालाओं में किया। अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें राष्ट्र ने भी, माने न्यूपा ने भी ये आवश्यकता दर्शाई थी कि प्रत्येक विद्यालय में इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे पहले हमने पूरे प्रदेश में हमारे समस्त विद्यालयों को शाला सिद्धि अम्ब्रेला के अंतर्गत हमने सबको चयन किया हुआ है। सारे विद्यालय इसमें चयनित कर लिए गए हैं। सभी विद्यालय को इसमें काम करना है, सभी विद्यालयों का प्रशिक्षण हो चुका है। अब हमें आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को एक बार फिर हम अपने विद्यालय में ठीक उसी तरह से, जब चूंकि विद्यालय संचालित होने लगे हैं, स्कूल खुलने लगे हैं, जो पेंडेमिक की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से निकल करके हम बाहर आने लगे हैं। अभी बच्चे परीक्षाओं की दिशा में जा रहे हैं और उस परीक्षाओं के परिणाम के बाद फिर हम अगले सत्र में प्रवेश करने की दिशा में जाएंगे। तो इसके पहले कि हम अगले सत्र में प्रवेश की दिशा में जाएं,
ये आवश्यक होगा कि एक बार हम अपने विद्यालय का हर दृष्टि से आकलन कर लें शाला सिद्धि में, और इस आकलन को आधार मान करके ही हम आगामी जो वर्ष है हमारी, उस वर्ष की कार्य योजना तैयार करेंगे कि हमारी स्कूल की विभिन्न क्षेत्रों में कि सीखने सिखाने के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए, मूल्यांकन की क्या कार्य योजना होना चाहिए, विद्यालय के वातावरण के लिए क्या कार्य योजना होना चाहिए। ये सारे के सारे जो मार्गदर्शी गाइडलाइंस हमारी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, उन डॉक्यूमेंट्स में दी गई गाइडलाइंस के अनुसार हम ये कार्य योजना बनाने की तैयारी करें, उसके पहले हमें एक बार आकलन कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही कहना चाहिए एप्रोप्रिएट टाइम है, और जैसा राज्य शिक्षा केंद्र में ने अवगत कराया है कि न्यूपा ने ये गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इसको 31 मार्च तक हमें अपडेट कर देना चाहिए। जो इसके लिए आवश्यक पोर्टल पर जो डाटा अपलोड करने के लिए कुछ राशि की आवश्यकता होगी, राज्य शिक्षा केंद्र ने ये राशि जारी कर दी है। इसके बारे में राज्य शिक्षा केंद्र से दामोदर जैन साहब और स्पष्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अभी बताई जानी है। मैं केवल इसके इम्पोर्टेंस पर आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग में हमारे योगदान का। हमारे विद्यालय में या हमारे जिले में या हमारे ब्लॉक में हमारे स्कूल के अंतर्गत जो क्वालिटी है, जो स्कूल शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसको इम्प्रूव करने के जो बेसिक हमारी जरूरत है उनको प्राप्त करने का। तो मैं चूंकि इस विषय पर बहुत लंबे समय तक बात कर सकता हूं, परंतु चूंकि ये जो आज की जो ये YouTube लाइव कार्यक्रम है, YouTube लाइव कुछ निश्चित उद्देश्यों के साथ है, तो मैं दामोदर जैन साहब और फारूक खान साहब और असाठी जी, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ सभी जो हमारे इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सभी जो हमारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें इस कार्यक्रम की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं में कि न्यूपा के पोर्टल पर कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो अपलोड की जानी। जैसे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि बच्चे माने किस प्रकार के बच्चे हमारे पास हैं, SC, ST, OBC, इस तरह की ये कुछ डाटा की आवश्यकता होगी। बच्चों की उपस्थिति कितनी होती है, कितना प्रतिशत उपस्थिति हमारे विद्यालयों में रहती है, उसकी आवश्यकता होगी। बच्चों का ग्रेड वाइज जो उनके अचीवमेंट लेवल है, सब्जेक्ट वाइज उनके अचीवमेंट लेवल है, वो डाटा की आवश्यकता होगी। और शिक्षकों की उपस्थिति का प्रतिशत है, इसकी आवश्यकता होगी। तो इन डाटा के बारे में, जो डाटा न्यूपा पर अपलोड करना है, उसके बारे में आप लोग क्रमशः जिनको भी ये टास्क दिया हो वो इसे बताएं, और फिर जो टेक्निकल क्या इसमें जरूरतें होंगी उनके बारे में बताएं। तो मुझे इतना ही आपसे कहना था। मैं केवल इतना बात कह करके इसको समाप्त करना चाहता हूं कि शाला सिद्धि कार्यक्रम यानी हमारी शाला ऐसी हो, यानी विद्यालय में के माध्यम से स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता अचीव करने के लिए जो बेसिक बातें हैं या जो तरीके हैं वो इस कार्यक्रम की बुनियाद में है। तो उन्हें कैसे करना है और इसको करने का जो मूल आधार है वो आकलन है। तो जब तक हम अपना खुद का स्व आकलन नहीं कर लेते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता कि हमें आगे और क्या करना चाहिए। तो स्व आकलन से शुरू करके कैसे स्व आकलन होगा ये हमारे और जो सहयोगी हैं बताएंगे। दामोदर जी साहब आगे आप इसको किसको इसे देखना है तो उनको टास्क दीजिए प्लीज। बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी का उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन दिया। हम आपको अपने बीच पाकर के बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आपने इस कार्यक्रम की बुनावट की शुरुआत की थी जब 2015 में हमारी आयुक्त महोदया दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी हमारे साथ थे और आप उनके साथ उनके निर्देशानुसार हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे थे। तो आज अच्छा रहा कि आप हमारे बीच हैं
सर थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, माइक पास कर लीजिए। जी जी, अब ठीक और पास कर लीजिए। ठीक है। आज का हमारा ये YouTube लाइव शाला सिद्धि के 2 बड़े कामों को हम आपके बीच रखना चाह रहे थे। एक तो थोड़ा सा रिवाइव कर लें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई बीच में थोड़ा हम तेज गति से दौड़े और फिर थोड़ा रुके। अब फिर उस गति को हम नियमित करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ओवरव्यू करेंगे। इसके बाद आकलन की प्रक्रिया कैसे होगी उस पर आपके साथ चर्चा होगी, और फिर पोर्टल जो न्यूपा का हमारा है, न्यूपा के पोर्टल पर हम एंट्री कैसे करेंगे, क्या क्या उसके ज़रूरतें होंगी, उस पर बातचीत होगी। और इसके लिए आपको जो साधन दिए गए हैं उनका व्यय कैसे करना है, समय सीमा में करना है, कौन कौन सी लिमिटेशन रखनी है, इस पर चर्चा होगी। तो मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ आपके साथ, क्या है कार्यक्रम शाला सिद्धि का और उसकी प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। दीपक जी शुरू कर सकते हैं। इसका जैसा कि आप देख रहे हैं, शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो, ये कार्यक्रम का एक टैग लाइन है, और इसकी जो ज़रूरत हमें महसूस हुई, आप ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ और मानव संसाधन मंत्रालय उस समय जो था उन्होंने शाला सिद्धि को नीपा के जरिए स्थापित किया, शाला सिद्धि के नाम से। और इसकी जो ज़रूरत रही, उस ज़रूरत को मूल्यांकन से उन्नयन की प्रक्रिया के साथ रही, और 2015 में हमने इसको मध्य प्रदेश में भी लॉन्च किया और आगे बढ़े। बहुत सारे कार्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से संचालित होते रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं, प्रतिभा पर्व है, हमारी शाला कैसी हो, शाला उन्नयन की कार्य योजना है, शाला गुणवत्ता कार्यक्रम है, शाला दर्पण इत्यादि की जो परियोजनाएं हैं, इन सबको मिला करके जिनके जरिए गुणवत्ता शिक्षा की बात की जा रही थी, उनको समेकित करते हुए शाला सिद्धि के नाम से एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया गया, जिसके जरिए गुणवत्ता शिक्षा का काम आगे बढ़ेगा। सोचा गया था उस समय कि मैडम हम लोग को बार बार कहती थी कैसी गुणवत्ता का मतलब क्या है, तो उनका ये कहना था कि जिस उम्र में बच्चे हैं उसी उम्र में भय मुक्त और आनंददायी वातावरण में अगर बच्चों को सीखने का मौका मिल जाता है, समझ लो उनको गुणवत्ता शिक्षा की ओर हम बढ़ा रहे हैं। और उसमें हमने ये स्थापित भी किया कि कैसे भयमुक्त और आनंददायी वातावरण की प्रक्रियाएं शुरू हो और बच्चे अपनी आयु के अनुरूप सीखना शुरू करें और आगे बढ़ते हैं। हमने एक सकारात्मक पहल के रूप में अपनी सभी शालाओं का, उस समय हमने सोचा था कि पूरे प्रदेश के सारे जिले इसमें शामिल हो, और प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से 4 प्राइमरी विद्यालय और 4 मिडिल स्कूल, इनको शामिल करके लगभग 25,000 विद्यालयों में प्रथम चरण में काम शुरू किया जाए। उसके लिए सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया हुई और चिन्हित क्षेत्रों में शाला उन्नयन की कार्य योजना के माध्यम से शाला विकास का काम हाथ में लिया गया था। मित्रों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, इसलिए हम इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा को स्थापित करना है। दूसरा, इस तरह से कि न केवल अकादमिक बल्कि सह अकादमिक प्रक्रियाएं भी चलें और बच्चों को भयमुक्त और आनंददायी वातावरण में सीखने का मौका मिल जाए। यही हमारा उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शाला सिद्धि कार्यक्रम संचालित हुआ। और आगे चलते हमने मूल्यांकन की प्रक्रिया की। मूल्यांकन यूं ही नहीं किया, बल्कि जो निर्धारित प्रक्रिया है, पहले स्वाकलन में भी करणबद्ध प्रक्रिया है, उसको हमने पूरा किया। और इस पूरी प्रक्रिया को कैसे करें, इसमें हमने अधिकारियों को सक्षमता प्रदान करने के लिए उनके प्रशिक्षण किए। आपने इसमें सहभागिता की होगी। कई लोग हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप में आए, कई लोग डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में आए, कई लोगों ने मास्टर ट्रेनर के रूप में काम किया। जब ये सक्षमता हो गई तो शालाओं का मूल्यांकन शुरू हुआ, आकलन शुरू हुआ, और हमने अपनी शालाओं को इस तरह से सहयोग दिया कि वे अपना खुद का विश्लेषण करते हुए अपनी कमजोरियों को समझें और फिर उस पर उन्नयन करने के लिए अपनी कार्य योजना बनाएं। ये हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य। आपको हमने पहले ही बताया कि हमने शालाओं का चयन, 25,000 शालाओं का चयन शुरुआत में किया था। उनके लिए कुछ मापदंड रखे थे। मापदंड ज़्यादा कोई बड़े नहीं थे। हमने कहा था कि प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से हम 4 मिडिल स्कूल और 4 प्राथमिक शालाओं को इसमें शामिल करें, उनके साथ आगे बढ़ें,
ताकि कोई एक बड़े ऐसे अंतराल न रह जाए। सारे प्रदेश में, सारे जिलों में, सभी जन शिक्षा केंद्रों में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। इसलिए लगभग 25,000 स्कूलों में गए। दूसरे चरण में हमने 19 आते आते सारे माध्यमिक विद्यालयों में इसको शामिल किया और 2020 से हम अब प्रत्येक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ईपीएस सहित सभी में इस कार्यक्रम को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रहीं, इसलिए ये काम थोड़ा रुका। अब हम जब विद्यालय फिर से खुल गए हैं तो इस काम को आगे गति दे रहे हैं। पूरे कार्यक्रम की प्रक्रिया आप देख सकते हैं, 4 चरण हैं। तो आकलन करना, स्वमूल्यांकन करना, बाह्य मूल्यांकन यानी उसकी प्रतिपुष्टि कर लेना, प्रतिपुष्टि करने के साथ साथ जब जो हमारी जरूरतें निकल के आ जाए तो उस पर अपनी कार्य योजना बनाना और कार्य योजना को संचालित करना। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जो सभी को अपनानी है। शाला सिद्धि कार्यक्रम का ये बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि गुणवत्ता का पार्ट है, कि कहीं कोई देखा देखी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सबको अपनी जरूरत के अनुरूप अपनी कार्य योजना बनाना है और अपनी कार्य को पूरा करना है। 7 आयाम हमारे इस कार्यक्रम के हैं, आप सब जानते हैं। संसाधन, जो हमारे भौतिक संसाधन होते हैं, जहाँ से अधोसंरचना शुरू होती है वहाँ से शुरू करते हैं, फिर सीखने सिखाने की ओर जाते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति की बात होती है, उनकी उपलब्धि, उनके विकास की बात होती है। शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन को भी हमने इसमें शामिल किया है और उनका व्यवसायिक उन्नयन कैसे हो जाए इस पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि हर एक विद्यालय को नेतृत्व करने का मौका लेना है। इसलिए उनके जो स्कूल हेड्स हैं और उनकी जो कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया है, इसमें उनको सक्षम बनाने के लिए भी एक पूरा आयाम दिया हुआ है। विशेष बच्चों को भी एक पूरे आयाम में शामिल किया, कैसे उनकी सुरक्षा करनी, कैसे उनके स्वास्थ्य की बात करनी है। और सबसे बड़ी बात, समुदाय की सहभागिता को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक आयाम के कुछ छोटे छोटे जो हमारे जरूरतें हैं, जिनको हमने मानक कहा हुआ है, उपक्षेत्र कहे हुए हैं, इनकी संख्या लगभग 46 है। और इन 46 मानकों पर हम जब स्तर का निर्धारण करते हैं तो 3 स्तरों पर निर्धारण किया जाता है। जो स्तर 1 है, जो सबसे कमजोर स्तर है, स्तर 2 है और स्तर 3 जो हम चाहते हैं, अपेक्षित है। इस तरह से इनके विवरण भी हमने आगे खोले हुए हैं, जब आप आगे काम करेंगे तो उनकी भी जानकारी मिलेगी। ये एक मैट्रिक्स है इनकी पूरी, कैसे 46 मानक और कैसे उनके स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। पूरा एक फ्रेमवर्क आपके सामने है। स्व मूल्यांकन या स्व आकलन, बाह्य मूल्यांकन। स्व आकलन जब करेंगे तो अभी साथी जी आपसे डिटेल बात करेंगे। इसके पूरी एक प्रक्रिया है जिसको 6 चरणों में पूरे करते हैं। विचारणीय प्रश्न है, कुछ तथ्यात्मक जानकारी है जो विद्यालय को अपनी तैयार करनी चाहिए, कुछ उनके जो अभी हम बात कर रहे थे मानक हैं, आयाम है, उनकी जानकारी, उनके बारे में जब आप निर्णय लेते हैं तो उनके क्या आपके पास साक्ष्य हैं, स्रोत उनके क्या हैं, उनकी जानकारी। अगर उनके बारे में विद्यालय ने कोई अपना नवाचार किया हुआ है, बहुत सारे नवाचार हमारे विद्यालयों में हो रहा है, उसकी जानकारी। और अंततः एक ऐसी टेबल बन के आ जाए जिसमें हम कह पाएँ कि हम इस मानक के, इस आयाम के, इस मानक के इस स्तर पर हैं। ये एक मैट्रिक्स आपके सामने निकल के आनी चाहिए। उसी के आधार पर फिर कार्य योजना का निर्माण होता है, एसडीपी बनती है और फिर एसडीपी का क्रियान्वयन होता है। ये वही एक चित्रात्मक प्रस्तुति है। तो आकलन, वह आकलन, बैठ करके अपनी चीज़ों को समझना, एसडीपी की ओर बढ़ना, मिलकर के काम करना। एक सारे विद्यालय के लोग, जिसमें स्कूल हेड हैं, जिसमें उनके शिक्षक हैं, जिसमें उनके बच्चों की बाल कैबिनेट है और जिसमें उनके समुदाय के लोग यानी एसएमसी है, सारे लोग मिलकर के इस कार्य योजना का निर्माण करना, उसको प्रचलित करना और उसका फिर फॉलोअप करना। ये एक पूरा हमारा शाला सिद्धि के कार्यक्रम का एक ओवरव्यू है। हमने पहले शुरू किया था 25,000 विद्यालयों से और अब हम पूरे विद्यालय, जिनकी संख्या लगभग 90,000 के आसपास है, हम सभी विद्यालयों में अब इसको गतिशील बनाना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य से आज का ये यूट्यूब लाइव है। आपको हमने 2 पत्र जारी किए हैं, जिसमें एक में हमने आपको कुछ संसाधन देने की बात की है और दूसरे में प्रक्रियागत बात की है। प्रक्रियागत बात यह है कि आपको 31 मार्च तक तो आकलन, बाह्य आकलन जो हमारे नीपा के पोर्टल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है
और पोर्टल पर अपने सारे विद्यालयों के डेटा को अपलोड करना है। इसमें हमारी टेक्निकल टीम को भी काम करना है, इसमें हमारी मॉनिटरिंग टीम को भी काम करना है, इसमें हमारी VRC, EPC, डाइट के लोग सभी को मिलजुल करके इस काम को पूरा करना है। काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मैं सबसे पहले अपने डाइट कटनी के व्याख्याता श्री राजेंद्र साथी जी, जो हमारे कार्यक्रम के समन्वयक भी रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वे स्व आकलन और आकलन की प्रक्रिया पर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। प्रिय साथी जी। थैंक यू सर। आदरणीय संचालक महोदय, पारिक सर, तोमर सर, खान सर और दामोदर जैन सर, सादर नमस्कार। तो सबसे हम आकलन की प्रक्रिया पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि दामोदर जैन साहब ने कहा है कि हमारी जो आकलन की प्रक्रिया है इसके 6 चरण हैं। उन 6 चरणों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं और इस चरण को हम कैसे करें इसका एक व्यवहारिक रूप भी हम देखने की कोशिश करेंगे आज के सत्र में। तो सबसे जो पहला चरण है वो है विचारणीय प्रश्न। जैसे हम कहते हैं विचारणीय प्रश्न। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट थोड़ा दूर से बोलिएगा आप, रेंज वॉइस की क्लियर नहीं आ पा रही है। ओके, अब ठीक है सर? ठीक है। जैसे हम कहते हैं विचारणीय प्रश्न, तो हमारे मन में एक ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसके ऊपर हम सब लोग विचार कर रहे हैं। तो हम सब लोग कौन हैं? तो उसमें आपको जैसे कहा गया कि स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के हेड हैं, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है, SNC है, और यदि हमारे कुछ पढ़े लिखे पालक भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। तो जब विचारणीय प्रश्न पर बात होगी तो ये कहा गया है कि हमारे पास 7 आयाम है। तो निश्चित रूप से हमारे जो 7 आयाम है उनमें एक दिन में चर्चा नहीं होगी। हम इसके लिए एक प्लान बनाएंगे, लगभग 7 दिन का एक प्लान बनाएंगे और हम हर दिन एक आयाम पर बात करेंगे। तो हम एक उदाहरण लेकर बात करते हैं कि सपोज कि हम आयाम 2 का आकलन करने वाले हैं। तो आयाम 2 में पहला चरण आएगा विचारणीय प्रश्न का। तो यदि आप इसका मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें 13 प्रश्न दिए गए हैं। तो उसमें से हम एक आध प्रश्न की बात करते हैं कि हम सारे टीचर्स बैठ गए हैं, हेडमास्टर बैठ गए हैं और हमारे अदर जो स्टेकहोल्डर जिनकी बात हुई है वो बैठ गए हैं। तो उसमें एक प्रश्न है कि क्या शिक्षक अपने स्वयं के सीखने के लिए कोई प्रयास करते हैं? तो यदि ये प्रश्न हमसे पूछा जाए कि इस पूरे साल हमने अपने सीखने के लिए कौन से प्रयास किए हैं, तो आप देखिएगा कि क्या हमने अपने को अपडेट करने के लिए, सपोज कि हम स्टेट बोर्ड की किताब से पढ़ाते हैं, लेकिन पता चला कि कोई ऐसा कंटेंट था जो हमको क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने CBSE की बुक भी रेफर की है। पता चला कि हमने YouTube को भी यूज किया है। पता चला कि हमने राज्य शिक्षा केंद्र से भी बहुत सारे प्रशिक्षण लिए हैं। तो इन तमाम जो बातें हैं क्या हम उस पर की बातें करते हैं? यदि ऐसा हो रहा है या हमारा कोई ऐसा साथी है जो बहुत अच्छे से कंटेंट को डिलीवर कर रहा है, उसकी हमने सहायता ली है। हमने अपने BAC जो हमारे ब्लॉक एकेडमी कोऑर्डिनेटर थे क्या उनकी सहायता ली है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने सीखने के लिए प्रयास करते हैं। तो हम आपस में चर्चा करेंगे कि क्या हमारे टीचर्स इस तरह के प्रयास करते हैं। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं करते हैं तो हम इन बिंदुओं को नोट करेंगे। तो विचारणीय प्रश्नों पर जब हमारी लगातार चर्चा होगी तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आएंगी जहां पर हमको सुधार करने की आवश्यकता होगी। कुछ ऐसी भी बातें होंगी कर रहे होंगे तो वो शायद हम दूसरे विद्यालयों को भी दे पाएंगे। तो विचारणीय प्रश्न क्या करेगा कि एक हमारे बीच में चर्चा को जन्म देगा। जो चर्चा हमारे विद्यालय को कहाँ से स्टार्ट करना है, हमारा विद्यालय कहाँ पर है, ये समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसके बाद इसका दूसरा चरण आ जाता है तथ्यात्मक जानकारी। कई हमारे साथी पूछते हैं कि सर तथ्यात्मक जानकारी और साक्ष्यों के स्रोत का अंतर क्या है? अभी चौथा चरण है साक्ष्यों का स्रोत। तो तथ्यात्मक जानकारी को अगर आप करेंगे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम एक उदाहरण से बात कर रहे हैं, तो आयाम 2 में देखिए तथ्यात्मक जानकारी में पहला प्रश्न लिखा हुआ है शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो हम बच्चों की जो पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई शिक्षक क्या करते हैं कि किसी बच्चे का एक अभिलेख बना लेते हैं, एक रजिस्टर में एक पेज बना लेते हैं कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है, उनके फादर क्या करते हैं, उनकी आय क्या है, ये तमाम चीजों को वो क्या कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे में सालिया अभिलेख से उनको जानकारी मिल जाएगी।
कई लोग क्या करते हैं, फालतू से बात करके करते हैं, उनके घर में आयोजित कार्यक्रमों में जाते हैं तो कई लोग इस तरह से करते हैं, और कई अन्य माध्यम भी हो सकते हैं जिनके द्वारा हम काम करते हैं। तो इस तरह से तथ्यात्मक जानकारी में फैक्ट है, जो तथ्य है, जिस तरह से हम काम करते हैं, रिसोर्सेज को जिस तरह से यूज करते हैं, तो वो सारे फैक्ट हमारे कहाँ आते हैं, तथ्यात्मक जानकारी में। तो हम क्या करेंगे कि तथ्यात्मक जानकारियों को विद्यालय की क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, उनको नोट करेंगे, जिस तरह का फॉर्मेट हमको शाला सिद्धि मॉड्यूल में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जो तीसरा चरण है स्व आकलन का, मानक और स्तर। यहाँ पर थोड़ा हमारे सब साथी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमको अभी कहा गया है कि हमारे पास 7 आयाम, और 7 आयाम में 46 क्या है, मानक है। अगर हम इन 46 मानकों को देखें तो मैं अक्सर एक संख्या कहा करता हूँ, 12,956, 455, 12,956, 455। इसका मतलब क्या है कि पहला जो आयाम है उसमें 12 मानक है, दूसरा जो आयाम है उसमें 9 मानक है, इसी तरह से तीसरे में 5 है, चौथे में 6 है, पांचवें में 4 है, छठवें में 8 है, लास्ट में भी 6 है। तो 12,956 लास्ट में 5 है, तो इस तरह से 12,956, 455। और पहले हमको कहा गया है कि 12 घन 12 का मतलब क्या है कि उपलब्धता और पर्याप्तता के लिए 12 है, और गुणवत्ता और उपयोगिता के लिए भी कितने हैं, 12 है। जैसे हमारे संसाधन में दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो इसका अगर हम देखें मानक और स्तर को, तो हर आयाम को जब हम मानकों में बांट रहे हैं तो हम दूसरे आयाम की चूंकि बात कर रहे हैं, तो दूसरे आयाम में 9 मानक हैं। अब हर मानक को जब आप देखेंगे तो वो 3 स्तरों में क्या है, बता हुआ है। इसमें क्या होता है कि जब हम स्व आकलन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हमने स्तर 1 को कंप्लीट कर लिया है तो हम स्तर 2 में चले जाएंगे, जो उनकी धारणा कैसी है, त्रुटिपूर्ण है। इसको तभी पूरे प्रदेश को ध्यान रखना है, सारे स्टेट को ध्यान रखना है कि यदि आपने स्तर 2 में अपने को चिन्हित किया है तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने स्तर 2 की सारी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है। यदि आप अपने को स्तर 3 में चिन्हित करते हैं, इसका मतलब है कि आपने स्तर 3 की सारी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है। तो जिस स्तर को हम चिन्हित कर रहे हैं किसी भी मानक में, इसका अर्थ है कि उसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं वो हम पूरी कर चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम आयाम 2 में मानक 1 लेते हैं, विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ। इसमें यदि किसी विद्यालय ने अपने को स्तर 2 में अंकित किया है तो स्तर 2 में 3 चीजें लिखी हुई। शिक्षक सभी विद्यार्थियों को उनके नाम से जानते और पुकारते हैं, विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से परिचित हैं, और वे उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को कक्षा अनुभव, अन्य शिक्षकों से चर्चा और अभिभावकों समुदाय से बातचीत के आधार पर पहचानते हैं। तो ये जो 3 चीजें स्तर 2 में लिखी हुई हैं, वो आपका विद्यालय कंप्लीट कर चुका है उन अपेक्षाओं को, इसीलिए स्तर 2 पर है। जैसे ही आप इस काम को कर लिया है आपने, तो अब आप इसके लिए काम करेंगे, स्तर 3 की जो अपेक्षाएं लिखी हैं उन पर आप काम करेंगे, और जैसे ही स्तर 3 में जो 2 अपेक्षाएं लिखी हैं आप उनको पूरा कर लेंगे, तब आप स्तर 3 में माने जाएंगे। हमारे कई साथी ये प्रश्न करते हैं कि सर हम अगर स्तर 3 की भी पूरी अपेक्षाओं को कर लेंगे तो इसे हम क्या करेंगे। तो इसीलिए शाला सिद्धि मॉड्यूल में आगे चलते एक चरण आता है नवाचार। हमारे विद्यालय जब स्तर 3 पर पहुंच जाएंगे, मतलब वो पीक पर पहुंच जाएंगे, तो बहुत सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस वो कर रहे हैं, नवाचारी अभ्यास कर रहे होंगे, जिनको भी करेंगे तब जाके वो नवाचार की श्रेणी में वो चीजें आएंगी जिसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमको स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 ये हमको सामने रखना पड़ेगा। एक एक को हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जिस स्तर की सभी अपेक्षाओं को हम पूरा कर रहे हैं उसी में हम अपने को क्या करें, सुदृढ़ करें। तो इस तरह से हमारा तीसरे चरण था मानक और स्तर। इसके बाद हम चौथे चरण पर आते हैं। जो हमारा चौथा चरण है वो है साक्ष्यों के स्रोत। अब साक्ष्यों के स्रोत में आयाम 2 में एक चीज लिखी हुई है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के घर जाने का अभिलेख। हमारे बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि सर हम पालना करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बताते हैं साथी जी आवाज थोड़ी आपकी घर घर आ रही है। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है क्या कुछ थोड़ा कनेक्टिविटी की?
हाँ सर, हल्का हो सकता है नेट प्रॉब्लम यहाँ पे। हाँ ऐसे कुछ नहीं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बड़ी। हाँ अभी खर आ रही केवल आवाज, तो आप थोड़ा या तो दूर से बोल सकते हैं। अच्छा, अब तक कैसी आ रही है? हाँ अब ठीक आ रही है? अब ठीक है, आप बोलिएगा। जी माइक का यूज कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। जरूर सर। तो जो साक्ष्यों के कोर्स है, तो साक्ष्यों के कोर्स में एक बात दी गई है कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर जाने का अधिलेख। अब जब हमारे शिक्षक क्या करते हैं, घर जाते हैं, विद्यार्थियों के घर क्यों जाना है? क्योंकि आपने एक ऐसी लिस्ट बनाई हुई है जो विद्यार्थी क्या है अनियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं, या जिनके सीखने का जो गति है वो कैसी है, कमजोर है। तो ऐसे पालकों से जब हम मिल रहे हैं, तो ऐसे पालकों से मिलने के लिए हमने एक रजिस्टर का क्या किया है, संधारण किया है, जो इस बात का साक्ष्य है कि हमारे जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों से कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। तो ये साक्ष्यों के तौर में ये चीज लिखी गई है। तो हमारे विद्यालय में यह होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि हमारा विद्यालय इस दिशा में काम कर रहा है। इसी तरह शाला में कोई PLN विकसित की गई है, तो उसमें कौन कौन सी PLN है। जैसे आपसे ऐसे ज्ञान पूछा जाए कि आपके शिक्षकों ने कौन कौन सी PLN बनाई है, तो हमारे विद्यालय में एक रजिस्टर भी होना चाहिए जिससे ये पता चले शिवानी जी ने कौन सी PLN बनाई है, असाती जी ने कौन सी बनाई है, जैन साहब ने कौन सा PLN बनाया है। और यदि लोग अन्वेषण करना चाहें तो PLN का अवलोकन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या होगा, साक्ष्यों के स्रोत। इसके बाद जो हमारा 5वां चरण आता है वो आता है नवाचार का। नवाचार के बारे में हमारे हम लोग काफी कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन नवाचार को हमको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये नवाचार कई तरह से हो सकता है। जैसे पिछली बार कहा गया था कि एक विद्यालय था, उसके बाउंड्री पर पता चला कि उसने एक क्यारी बनाकर क्या किया, प्लांटेशन किया। ये संसाधन जो हमारा पहला आयाम है उसका नवाचार हो गया। यदि हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में नवाचार देखें, तो अभी मैं एक स्कूल गया था, हमारे यहाँ पे टाटा स्कूल है, तो वहां के टीचर ने क्या किया कि बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाने का मौका दिया, और बच्चा जब चैप्टर को डिलीवर कर रहा था तो टीचर उसको क्या कर रहे थे, केवल सपोर्ट कर रहे थे। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या था, नवाचार था। तो इस तरह से कई प्रकार के नवाचार हो सकते हैं जिनको यहाँ पर हम जगह दे सकते हैं, जो हमारा आकलन का 5वां चरण है। और इसमें जो लास्ट वाला जो एक लिस्ट आती है, जो चेक लिस्ट आती है, जिससे हम स्व आकलन की जांच सूची बनाते हैं, जिसमें हम प्रत्येक आयाम के जितने मानक हैं, तो सपोज की दूसरा आयाम था सीखना सिखाना और उसका आकलन, तो उसके 9 मानक थे। तो 9 मानक में से हर मानक में हमारे विद्यालय का स्तर क्या है। जैसे पहला है विद्यालय के विद्यार्थियों के बारे में शिक्षकों की समझ। सपोज कि इसमें स्तर हमारा 2 है, तो इसमें स्तर 2। शिक्षा का विषय और शैक्षणिक ज्ञान, इसमें जो भी स्तर है उसमें हमने निशान लगाया। तो इस जांच सूची से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आयाम है उसके सारे मानक पर हम अपने विद्यालय का स्तर ऐसे ध्यान देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो आकलन की प्रक्रिया है उसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण होता है विचारणी, दूसरा जो हमारा चरण होता है तथ्यात्मक जानकारी, तीसरा जो हमारा चरण है मानक और स्तर, जो हमारा चौथा चरण है साक्ष्यों के स्रोत, जो हमारा 5वां चरण है वो है नवाचार, और जो हमारा 6वां चरण है वो है की जांच सूची। तो इस तरह से 6 चरणों से होकर हमारा विद्यालय गुजरेगा, और इसका प्रत्येक आयाम पर क्या होगा, आकलन होगा। तो इस तरह से हम 7 आयामों पर अपने विद्यालय का आकलन करेंगे, और आकलन करने के बाद आगे की प्रक्रिया में हम बढ़ेंगे, जिसको आगे चल के हमारे जो एक्सपर्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने स्व आकलन की पूरी प्रक्रिया पर जो बातचीत की है, हमें उम्मीद है कि हमारे सारे साथी उसका ध्यान रखेंगे और अपनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मित्रों, स्व आकलन के बाद जो बाह्य आकलन की प्रक्रिया है, पहले चरण में तो हमने बाह्य आकलन के लिए अलग से लोगों को नियुक्त किया था, लेकिन निपा ने हमें जो प्रक्रिया बताई है कि हम इसकी पुष्टि करने के लिए हमें विद्यालय के बाहर के लोग, यानी कि हमारे जो जनशिक्षक साथी हैं, उनके माध्यम से शाला के द्वारा जो स्तर निर्धारण किया गया है उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय भी सीमित है और हमें काम को पूरा करना है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वे शालाओं की मदद करें। संस्था प्रधानों से
जो भी उनका स्तर निर्धारण हो जाए उनकी प्रक्रियागत कार्रवाई के साथ, आप उस प्रक्रिया के साथ जुड़ जाएं और उनके द्वारा जो निर्धारण किया गया है उसकी पुष्टि कर लें। ये एक काम हुआ। अब जो दूसरा बड़ा काम है वो है नीपा के पोर्टल पर पूरे डेटा को अपलोड करना, जो एक उत्पाद के रूप में है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने बहुत सादर आमंत्रित किया है डॉक्टर एस खान साहब को, जो IISc भोपाल में हमारे कार्यक्रम के समन्वयक रहे हैं और शुरुआत से जब से ये दस्तावेज जब नीपा से आया था, इसको जब हिंदी वर्जन करने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के आप लगातार इस काम को कर रहे हैं। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ खान सर को आग्रह करता हूं कि वे हमारे साथियों का मार्गदर्शन करें। जी नमस्कार सभी साथियों को, और जल सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। साडी जी आपसे भी अच्छा वो मुलाकात हो गई आज इस बहाने, और मेरी उस खोई हुई टीम को, मेरे साथियों को जो बड़े उत्साह के साथ हमारे शाला सिद्धि हमारी शाला हो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मैं जो आज आपको प्रक्रिया बताना चाहूंगा, हमने एक प्रक्रिया रखी थी जब हम शुरुआत कर रहे थे, वो थी शाला सिद्धि के पोर्टल पर। यहाँ जो कीवर्ड है वो है शाला सिद्धि का पोर्टल। तो शाला सिद्धि की प्रक्रिया को हमने जब अपलोड करना शुरू किया था, उस समय हमारा खुद का पोर्टल था, मध्य प्रदेश का शाला सिद्धि का अपना पोर्टल था, और पूरे देश में ये अनोखा पोर्टल था जो एक राज्य ही चला रहा था, और राज्य इससे नब्ज पल पल की लेता जाता था कि कहाँ कितना काम हो गया। दूसरी तरफ नीपा ने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो उस टाइम उन्होंने भी अपना एक पोर्टल शुरू किया था। तो वो पोर्टल अभी भी वर्किंग में है, लेकिन हमारा जो पोर्टल है अब वो उपयोग में नहीं रहा। तो अब जो हमें शाला सिद्धि की जानकारी यहाँ देनी है, वो देनी है हमें नीपा के पोर्टल पे। इससे पहले दोनों पोर्टल काम कर रहे थे, हमारा काम दुगना था। हम एक बार नीपा के पोर्टल पे एंट्री करते थे, एक बार हम राज्य के पोर्टल पे एंट्री करते थे। तो यहाँ दो बातें समझने वाली हैं कि राज्य के पोर्टल पर अब एंट्री नहीं करनी, अब हमें सिर्फ नीपा के पोर्टल पर एंट्री करनी। दूसरी बात जो है कि नीपा का पोर्टल जो है राज्य के पोर्टल से 10 गुना, जहां तक मेरा एस्टिमेट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 10 गुना कम काम है उसमें, क्योंकि उसमें जो जानकारियां डालनी है वो एक तो शाला की डेमोग्राफिक प्रोफाइल डालनी है। शाला की डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बच्चों की जानकारी, कितने बच्चे हैं दर्ज, उसमें से महिला मतलब बालक बालिका की संख्या, तो वो हम हमेशा भरते आ रहे हैं और नीपा के पोर्टल पर उसकी एंट्री करते आ रहे हैं। इसके बाद फिर टीचर्स की जानकारी है, छुट्टी पे कितने टीचर्स गए थे, तो ये जो सामान्य जानकारियां हैं, तो जैसा आपने निर्देशों में आप पढ़ लिया होगा कि प्रत्येक शाला को ये जानकारी भरनी है, और प्रत्येक शाला के बिहाफ से उसके की तरफ से किस व्यक्ति को ये जानकारी भरनी है, ये निर्देशों में आपने देख लिया होगा। और ये भी देख लिया होगा कि इससे पहले तक हर स्कूल को उसका लॉगिन और पासवर्ड प्रोवाइड किया गया था। यदि आप यदि आप शाला से हैं तो आपके पास वो जानकारी नहीं है, तो आप अपने जन शिक्षा केंद्र से वहां से ये जानकारी ले सकते हैं। अगर आप BRC हैं, अगर आप जिला शिक्षा केंद्र के हैं, तो आपके पास तो वो हर शाला की जानकारी मौजूद है, उनके लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ साथ। तो अब मैं वहां से 0 से शुरू करूं, तो यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो पहली बार इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नीपा के पोर्टल पर जानकारियां भरी हैं। तो जिन्होंने नीपा के पोर्टल पर जानकारियां भरी हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा इस मामले में एक्सपर्ट हैं। मैंने अभी इंटरनेट पे तलाश किया तो मुझे बड़ा सुनकर अच्छा लगा कि सीधी से कोई हमारे मध्य प्रदेश के सीधी जिले से कोई सत्येंद्र कुमार पाठक जी हैं। उन्होंने तो अपने मोबाइल पे ही YouTube पे एक वो डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, जिन्होंने मोबाइल पे ही बड़ी जल्दी से उन्होंने बता दिया कि किस तरह से नीपा के पोर्टल पर ये जानकारियां भरी जा सकती है। तो अब जानकारी भरना कोई भी बड़ी बात नहीं है,
और कोई भी बड़ी बात नहीं है उन जानकारियों को एकत्रित करना। जानकारियां कैसी हैं? सामान्य जानकारियां हैं कुछ, ये इकट्ठी आपको करना पड़ेंगी स्कूल जाकर के, जो भी भरने वाले हैं जिनको जिम्मेदारी है। उसमें एक जगह पर प्रतिशत निकालने वाली बात है, उपस्थिति प्रतिशत, तो वो जानकारी प्रतिशत में एंटर होगी, न कि संख्या के रूप में। वो आगे जैसे जैसे बात आती जाएगी मैं आपको ये बात आपको तक पहुंचती चली जाएगी। तीसरी बात ये कि आपको ये जो आयाम है और इनके जो मानक हैं, इसमें जो आपने स्वमूल्यांकन अगर आप कर रहे हैं तो स्वमूल्यांकन का केवल आपको स्तर के रेडियो बटन को टच करना है। अगर आप स्तर 1 पर हैं तो स्तर 1 का रेडियो बटन टच करेंगे, 2 पे 2 का करेंगे, तो ऐसा कोई टाइपिंग का बड़ा मसला नहीं है, यानी बड़ी आसानी से काम मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो हमारी जो उसमें हम शाला सिद्धि की जो इसको हम कार्य योजना कहते थे, वो कार्य योजना भी बहुत ही सरल, उसमें लिमिट है 15 या 25 वर्ड की। उसमें आपको एक एक स्टैंडर्ड के पर आपको बहुत छोटी सी जगह पे उसको टाइप कर देना है। तो टाइप कर देने के लिए ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम एक वर्ड फाइल में पहले से टाइप करके रख लें उसको, जो भी एंट्री करने वाले हैं उसकी जिस शाला की वो एंट्री करने वाले हैं उसके उन चीजों को 25 शब्द या 15 शब्द अभी हम देखते हैं कितने संख्या में कितनी उनकी शब्द की उसकी सीमा है, तो शब्द सीमा के भीतर उनको पहले से टाइप करके रख लेंगे और वहां पोर्टल पर पेस्ट कर देंगे। तो इस हिसाब से मुश्किल से 15-20 मिनट का काम होगा एंट्री करने का। अब इस एंट्री करने के लिए मैंने अभी सत्येंद्र पाठक जी का नाम लिया था, एक और वीडियो मैंने देखा जो कि YouTube पर मौजूद है। वो कोई उज्जवल लक्ष्य नाम की संस्था का है। तो अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे तो आपको ढेरों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो शाला सिद्धि पर पोर्टल की प्रक्रिया को करके बताते हैं। मेरे पास एक सीमा है, लिमिटेशन ये है कि मेरे पास किसी भी शाला का यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है जिससे मैं स्वयं यहाँ से क्लिक करके आपको बता सकूं। लेकिन इससे आप परेशान मत होइएगा, मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं वो एक थर्ड पार्टी द्वारा बनाया हुआ वीडियो है और हम उज्जवल लक्ष्य नाम की संस्था को उनके उस वीडियो के लिए थैंक्स भी देते हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में उन लोगों ने मेहनत की है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि उनके उस वीडियो को देखें, उससे सीखें और हमारा कृतज्ञता ये होगी कि हम उनके वीडियो को YouTube पर देखने के बाद लाइक कर दें, तो ये उनके वो पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे और हमारी कृतज्ञता भी व्यक्त हो जाएगी। तो मैं अब आपसे शेयर करना चाहूंगा वो वीडियो जिससे हमें पता चल पाएगा कि इसकी लिंक मैं आपको आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप खुद भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियो YouTube पे मिल सकता है। तो मैं अब आपसे शेयर करना चाहूंगा वो वीडियो जो कि ये सारी बातें इसमें मौजूद है। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके बीच जानकारी को हम रख रहे हैं। शाला सिद्धि के इस पेज पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना होगा शाला सिद्धि। जैसे आप शाला सिद्धि लिखेंगे उसके बाद इसे आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां सबसे ऊपर देखिए वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आप शाला सिद्धि के ऑफिशियल पेज पर पहुंच गए। अब यहाँ पर लॉगिन करने का जो तरीका है हमने इसके पहले की वीडियो में बता दिए हैं, जिसमें आपको हमने यह भी बताया कि यदि आप किसी कारण से पासवर्ड को भूल गए हैं तो नए पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं।
अब हम यहाँ पर सीधे तौर पे लॉगिन हो रहे हैं, आप भी लॉगिन हो जाइए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज की जो प्रमुख बातें साथियों, आपने देखा कि ये जो वीडियो है इसमें इन्होंने लॉगिन करना बताया है और शुरुआत में भी आप ये देखेंगे तो ये नमस्कार साथियों, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सरलता के साथ शाला से जुड़े हैं। तो चैनल को शाला सिद्धि लॉगिन लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ चैनल सर्च करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ जो आपने देखा कि लॉगिन जो है वो आपका शाला का डाइस कोड है। अब हम यहाँ पर सीधे तौर पे लॉगिन हो रहे हैं, आप भी लॉगिन हो जाइए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज की जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपके बीच रख रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में प्राप्त करते हैं। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगा। अतः बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस पेज के बारे में। तो यहाँ पर जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो देखिए कुछ जगह पर क्रॉस लगा हुआ है, कुछ जगह पर टिक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा? जहां जहां क्रॉस लगा हुआ इसका अर्थ, तो साथियों यहाँ ऐड आ गया था इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया। तो यहाँ ये सज्जन जो है मैं समझा रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पेज पे जाएंगे और वहाँ जो लेटेस्ट पेज है अभी न्यूपा के पोर्टल का वो दर्शाया गया उस जगह पे। हुआ कि आप जो है अभी तक इस सेक्शन को भरना स्टार्ट नहीं किए। जब आप किसी सेक्शन को भरना स्टार्ट कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पर इस क्रॉस के जगह पे राइट का टिक आ जाएगा। यदि किसी सेक्शन को आप भरना शुरू किए हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो वहां पर क्रॉस के जगह पर इस प्रकार से सिंबल आ जाएगा जो कि इन प्रोग्रेस का सिंबल है। उसके बाद ये जो सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जो है नॉट एप्लीकेबल के लिए है, अर्थात यह जो है आपके स्कूल के लिए लागू नहीं है। ठीक है, अब हम शाला सिद्धि को भरना स्टार्ट करते हैं। तो आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं होम, मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, उसके नीचे लर्नर्स लिखा हुआ है। जैसे लर्नर्स के पास आप कर्सर ले तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्रीन के बाएं हाथ के कोने पे जो कुछ दिख रहा है उसमें से ऊपर से तीसरी चीज लर्नर्स यहाँ क्लिक करनी है। होम छोड़ देना है, मैनेज यूजर रिक्वेस्ट छोड़ देना है। अब तीसरा वाला हम क्लिक करेंगे जहां लर्नर्स यानी सीखने वाले यानी कि बच्चों के बारे में बात हो रही है। तो इसमें तीन चीजें हमारे सामने आएंगी, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्नर आउटकम्स। बच्चों की यानी प्रोफाइल हमें देना पड़ेगी और लर्निंग आउटकम्स देना पड़ेंगे, और अगर आपके स्कूल के लिए आवश्यक हुआ तो वहां परफॉर्मेंस इनकी सब्जेक्ट्स वार्षिक रूप से वो देना पड़ेगी। हम लेकर जाएंगे या उसे टच करेंगे तो तीन अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है आपके लिए हर साल के लिए उपयोगी रहेगा। यहाँ पर जो इंग्लिश का वर्ड है जो कठिन लगेगा उसे हम ट्रांसलेट करके भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ उसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनसांख्यिकी प्रोफाइल, अर्थात यहाँ पर आपको अपने स्कूल का दर्ज संख्या को लिखना है। कौन सी ईयर का लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2020-21 का। अब जिस भी साल में देख रहे हैं वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा। यहाँ पर आप अपने स्कूल का में आवाज नहीं आ रही है। जिस साल आप भर रहे हैं तो उस साल की तो दर्ज संख्या भरनी है और उससे पिछले साल की
उससे एक सत्र पूर्व की एनुअल अटेंडेंस रेट यानी कि वार्षिक उपस्थिति प्रतिशत वो भरना है। यदि यहाँ पर 2020-21 है तो इस जगह पर 2019-20 का भरना है। यदि यहाँ पर 21-22 है तो यहाँ पर 20-21 का भरना है। ठीक है। अब यहाँ पर जानकारी किस प्रकार से भरा जाए, तो यहाँ पर आपको केवल संख्या नहीं भरना है बल्कि यहाँ पर प्रतिशत भरना है। तो प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसके लिए नीचे में सूत्र दिया गया है, उसका अध्ययन आप कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए कि उस साल आपके स्कूल लगने का जो दिन है 220 दिन है और आपके स्कूल में 30 बालक और 20 बालिका अध्ययनरत है। तो 220 दिन में 30 बालकों के आधार पर लड़कों का जो उपस्थिति है वो है 6200 और लड़कियों का जो उपस्थिति है 3650। तो 6200 जो है कितना प्रतिशत है, यही आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं लड़कों के लिए, लड़कों का जो उपस्थिति है 6200 है, तो सबसे पहले ऊपर में 6200 लिखना है और बटे में यहाँ पर 30 अर्थात टोटल लड़कों की संख्या और उसके बाद गुणा कर देना है कार्य दिवस पर और इसको हल करने के बाद उसे 100 से गुणा कर देना है। तो जो प्रतिशत निकलेगा इसी प्रतिशत को आपको वहां पर फिलअप करना है। ठीक इसी प्रकार से लड़कियों का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कक्षा पहली में आपके यहाँ उपस्थिति जो है 90%, यहाँ पे 90% लड़के हैं और लड़कियां जो है 80%। तो आपको यहाँ पर 90% और 80% लिखना है। यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ पर टोटल 85% हुआ है, तो यहाँ पर 50%, यहाँ पर 35% नहीं लिखना लड़कों। मतलब ध्यान ये रहे कि टोटल देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ 85 बता रहा है तो 85, 90 और 80 का जोड़, 90 और 80 का जोड़ नहीं, ये औसत है उनका। जो टोटल है ना वो योग नहीं है, वो इन दोनों का औसत प्रतिशत है। तो इस टोटल पे आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रतिशत भरना है। बॉयज का अलग, लड़कों का अलग और बालिकाओं का अलग। को अलग निकालना है, लड़कियों का अलग निकालना है, टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी कक्षाओं को निकालना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद नीचे में सबमिट करना है। सबमिट करना है बिल्कुल ना भूलें। सबमिट नहीं करते हैं तो ये जानकारी जो है सेव नहीं होगी। फिर से इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। सबमिट बटन जो नीचे आप देख रहे हैं, ये सबमिट बटन कंप्यूटर को ये बताता है कि जानकारी हमने यहाँ भर ली है, अब इसको पोर्टल पे एंट्री करो। तो ये सेक्शन की पोर्टल पर एंट्री तभी मानी जाएगी जब आप सबमिट बटन दबा देंगे। राइट, सबमिट बटन आप दबाना भूल गए तो ये मान के चलिए कि आपकी मेहनत बेकार हो। तो हर पेज पर नीचे काम करने के बाद आपको ये सबमिट बटन यानी दर्ज करे वाला बटन मिलेगा। तो आप ये जानकारी को सबमिट या दर्ज करवाएंगे तभी आप उस पेज को छोड़ें तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्या, ओनली तरीका वही है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ इसलिए नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है अगले पेज पर पहुंचेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। अब इस पेज पर आपको लर्निंग आउटकम को फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-20 का जानकारी को फिलअप करना है। जैसे कि कक्षा पहली में जितने विद्यार्थी 33 अंक से कम प्राप्त किए हैं उसकी संख्या लिखना है। उसी प्रकार 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 अर्थात यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को फिलअप करना है। इसी प्रकार से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का फिलअप करना है। जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करते हैं आप इस पेज पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं लर्नर्स का जो तीसरा ऑप्शन है उसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, अर्थात यह जो आपके स्कूल के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार से हमने लर्नर्स वाले, देखिए यहाँ आपने ये देखा कि जो स्कूल जैसी आपने ये वाली जानकारी भरी थी तो इसमें 3 चीजें थी, लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स। तो पहला पेज पे इसने शो किया। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स एनुअल रिपोर्ट और परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल था तो ऑलरेडी इनकी प्राइमरी की कक्षा 1 से 5 तक डली हुई थी। अगर मिडिल स्कूल होता और 1 से 8 वाला होता तो 1 से 8 डली रहती। अगर 6, 7, 8 वाला होता तो कक्षाएं 6, 7, 8 ऑलरेडी डली हुई मिलती। उसके बाद परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स, ये क्योंकि इन पर लागू नहीं था, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, इनके ऊपर ये लागू नहीं था, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन बंद आया है। इसके बाद आगे चलते हैं। ब्लॉक को पूरा भर लिया। अब आती है बारी टीचर्स की जानकारी।
तो टीचर्स की जानकारी के लिए जब इसको क्लिक करते हैं टीचर्स वाले ब्लॉक में, तो यहाँ पर 2 विकल्प दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाले विकल्प को आप सबसे पहले चूज कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर जानकारी पूछा गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं टीचर्स के संबंध में जानकारी पूछा गया है। कौन से साल के आधार पर? 2020-21 के आधार पर। तो 2020-21 अर्थात वर्तमान सत्र में आपके स्कूल में कितने शिक्षक है जो ट्रेंड हो? अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम यहाँ टीचर्स की जानकारी भर रहे हैं। हम टीचर्स के बीच में कोई फर्क नहीं कर रहे हैं कि वो किस वर्ग के हैं, राइट। अतिथि शिक्षकों को छोड़ के जितने भी शिक्षक हैं, जिसमें हमारे इंचार्ज महोदय भी, जो शाला के जो इंचार्ज हैं, वो भी शामिल होंगे। तो उसमें केवल हमें पुरुष और महिला इन शिक्षकों की संख्या यहाँ लिखनी है। और इनमें से अनट्रेंड तो हम मान ही नहीं सकते कि अब कोई बचा होगा मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉलम दे रखा अनट्रेंड का। लेकिन वो वहां मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब होगा जो अनट्रेंड होगा। तो आपको कोई अंतर नहीं करना, आप अतिथि शिक्षकों को छोड़कर बाकी सारे शिक्षकों को एक मानते हुए हम सब एक हैं हो चुके हैं, उसको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे स्कूल में 3 शिक्षक हैं, तीनों ट्रेन हो चुके हैं, तो यहाँ पर 3 यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार जो महिला शिक्षिका है वो कितनी संख्या में है जो ट्रेन हो चुके हैं, उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फिलअप कर दिए, उसके टोटल ऑटोमेटिक हो गया। जो अनट्रेंड है उसको इस वाले कॉलम में डालेंगे। ये जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आप जो है टीचर्स अटेंडेंस वाले कॉलम पे पहुंचेंगे। जब आप इस पेज पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ लीव, अर्थात अवकाश का प्रकार। किस प्रकार से अवकाश लिया गया, जैसे लॉन्ग, मोर देन 1 मंथ, अर्थात 1 माह से ऊपर अवकाश लेने वाले शिक्षकों की संख्या। तो यहाँ पर जितने शिक्षक या शिक्षिकाओं ने 1 माह से ऊपर अवकाश लिए हैं उसकी संख्या डालना है। उसी प्रकार शॉर्ट टाइप, अर्थात जो है अधिकतम 1 सप्ताह के लिए लगातार लिए गए थे उसकी संख्या डालना है। ठीक है, उसके यहाँ पर सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इस प्रकार से आपने लर्नर्स और टीचर्स की जानकारी को पूरा फिलअप कर दिया। अब बारी आती है स्कूल इवैल्यूएशन, अर्थात डोमेन सिस्टम से जो। तो यहाँ तक हमारी जो जानकारी थी वो रिलेटेड थी जो हम स्कूल से प्राप्त करके लेके हमने तैयार रखी है। तो इसमें हो गई बच्चों की डेमोग्राफिक प्रोफाइल, टीचर्स की प्रोफाइल और छुट्टी लेने वाले शिक्षकों के की जानकारी, लंबी छुट्टी पे जो रहे और शॉर्ट छुट्टी यानी 1 हफ्ते तक की छुट्टी पे जो रहे, अप टू 1 वीक, 1 हफ्ते तक की छुट्टी, और 1 महीने से अधिक वाली छुट्टी। तो 2 तरह प्रकार की छुट्टियों की में लेने वाले टीचर्स की संख्या भर के अब हम जाते हैं जहां हमें आयाम के विभिन्न मानकों पर शाला का स्तर दर्ज कर। प्रत्येक आयाम के कितने आयाम हैं? जी, आपने सही जवाब दिया। तो उतने आयाम और उसके प्रत्येक के अलग अलग संख्या में मानक हैं और उनमें 3-3 स्तर हैं। तो उन स्तरों को किस तरह आपको वहां पोर्टल पर एंट्री करनी है। तो जानकारी पूछा गया है उसे आप किस प्रकार से भरेंगे। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 7 डोमेन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले अर्थात सबसे पहले डोमेन को आप क्लिक करना है। जैसे डोमेन फर्स्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पर जानकारी पूछा गया है। अब ये जानकारी जो है इंग्लिश में लिखा गया है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो अब यहाँ आप ये देख लीजिएगा कि ये हमारे शाला सिद्धि की पुस्तिका जो आपके पास है उसमें जो हमने जांच स्तर, जांच सूची जो बनाई थी, ये जांच सूची आपके सामने है। यानी इस जांच सूची में केवल आपको प्रत्येक आयाम पर, प्रत्येक मानक पर, प्रत्येक आयाम के प्रत्येक मानक पर आपको इस केवल अपने स्कूल की स्तर भरना है। अब आपको ये भी याद दिला दूं, आपको याद होगा कि केवल डोमेन 1 जो है आयाम 1 है, उसके 2 हिस्से हैं। तो यहाँ इसलिए 2 बार इसी चीज को दिया गया है और बाकी जो है उनमें एक ही सूची यहाँ पे आपके सामने आएगी। और यहाँ जो अंग्रेजी में लिखे हुए हैं, इसका हिंदी हम ज्यादा अच्छे से, हमारे पास शाला सिद्दीकी की पुस्तिका है वहाँ आ चुके हैं। स्कूल प्रेमिसेस यानी शाला परिसर है ना। तो ये आपको अच्छे से ये शब्द याद है, लेकिन इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, इसने तो उसको ट्रांसलेट करके भी आपको दिया है। तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए
कॉपी करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेट में चले जाइए, यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आता है, जैसे स्कूल परिसर, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ स्कूल परिसर। अब यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया गया है, और यहाँ पर भी दिया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो किस आधार पे हम लेवल का सिलेक्शन करें, इसके लिए भी गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। नीचे में देख सकते हैं रिस्पॉन्स मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जब आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग विकल्प आते हैं। यहाँ पर कोर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि किस स्थिति में हमें लेवल 1 को चयन कर। देखिए, हमें ये क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है। शाला सिद्धि के हमारे जो पुस्तिका है उसमें हमारे ये चीजें हिंदी में डिटेल में दी हुई हैं। ये उन लोगों के लिए है हिस्सा जिन लोगों ने, जिनके पास शाला सिद्धि की पुस्तिका नहीं है और वो नीपा के हिसाब से अपने स्तर का निर्धारण कर रहे हैं। लेकिन हमें अपना स्तर का जो निर्धारण करना है वो हमें जो दी हुई पुस्तिका है उसके आधार पर, जिसमें हिंदी में यही चीजें दी हुई हैं, वहां से हमें स्तर का निर्धारण करना है। तो इस व्यक्ति ने उदाहरण के तौर पे आपको बताया है कि आप चाहें तो नीपा के हिसाब से जो भी स्तर दिए हैं उनको देख सकते हैं। और मेरी आपसे राय है कि आप नीपा के स्टैंडर्ड को ना देखें। हमें जो दिए गए सेम चीज है, थोड़ा बहुत भाषा का और लोकेशन का, हमारी जो लोकेलाइजेशन है उसका अंतर यहाँ है। नमस्कार दोस्तों, सॉरी समाधान में आपका स्वागत है। शाला सिद्धि से करना है किस स्थिति में लेवल 2 का और किस स्थिति में लेवल 3 का। ये प्रत्येक डोमेन के लिए, प्रत्येक शीर्षक के लिए इसमें दिया गया है। आप इसे अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने अध्ययन कर लिए और आप को लगता है कि आपके स्कूल का जो परिसर है लेवल 2 का है, यहाँ पर लेवल 2 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसके लिए भी इसी में रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में गाइडलाइन दिया गया है, उसका स्टडी कर लीजिए। उसके यहाँ पर लेवल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेवल 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों लेवल 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है, इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं। इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लिए। सुधार के क्षेत्र को बढ़ावा देना, अर्थात यहाँ पर सुधार की कितनी आवश्यकता है, इसके लिए जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमें इसको देखना है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, मध्यम, निम्न या उच्च, लो, मीडियम, हाई। आपके स्कूल के अनुरूप जो उचित कॉलम है उसे आप क्लिक कर देंगे। यही काम जो है सबके लिए करना है। जब आप इस जानकारी को पूरा भर लेंगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन में जाना है। जब आप नेक्स्ट डोमेन में जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ जानकारी पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो उचित का लेवल है उसको सिलेक्ट करना है। किस आधार पे हम लेवल का चयन करें, इसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, इसका आप स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक डोमेन को फिलअप करना है। डोमेन 3, 4, 5, 6, 7 सबको फिलअप करना है। जैसे डोमेन 7, सभी डोमेन को फिलअप करने के बाद नीचे में बारी आती है एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिशन स्टेटमेंट पूछा गया है, अर्थात आप, ये हम लोगों ने आपसे सभी से रिक्वेस्ट की थी कि अपने स्कूल का एक मिशन स्टेटमेंट बनाए, और सभी लोगों ने हमारी जानकारी में ये बना लिया था। और इसी मिशन स्टेटमेंट को हमें यहाँ लिखना है। तो 20 से 50 वर्ड में अपने स्कूल का मिशन स्टेटमेंट यहाँ मिशन वाक्य, मिशन स्टेटमेंट को हमने जो हिंदी में नाम दिया है वो ध्येय वाक्य है, लिखना है, टाइप करना है। मिशन स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं प्रत्येक डोमेन के लिए 4 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, 4 अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। प्रत्येक बॉक्स में 15 वर्ड, अधिकतम 15 वर्ड की जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी है। देखिए अब याद आ गया। देखिए 15 शब्द बहुत थोड़े से होते हैं, कोई ज्यादा टाइपिंग वर्क नहीं, मोबाइल से भी ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो 15 शब्दों की सीमा के अंदर हमें हर आयाम पर हमें ये काम कर लेना। इसमें क्या लिखना है बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं सुधार के चिन्हित क्षेत्र, सुधार के चिन्हित क्षेत्र। अब ये लोग जो अर्थ बताएं उसको आप सुधार के चिन्हित क्षेत्र मध्य प्रदेश की भाषा में मानिएगा, ताकि आपको सुविधा हो सके। हम आपके लिए सुविधाजनक सारी चीज लेकर आए हुए हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं सुधार का क्षेत्र लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 15 वर्ड में कि किस प्रकार से सुधार चाहते हैं। उस सुधार के चिन्हित क्षेत्र आपको कहाँ मिलेंगे? शाला सिद्धि की पुस्तिका में ही मिल जाएंगे आपको। सुधार को प्राप्त करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है, उसके लिए ये जो आपने योजना बनाई है ये आपको कहाँ मिलेगी? ये भी आपको शाला सिद्धि की पुस्तक में मिल जाएगी। सुधार के चिन्हित क्षेत्रों के सामने ही हम लोगों ने डिटेल में वो चीजें चुनी हैं जो यहाँ लागू की जा सकती हैं, जिसको हमने नाम दिया है। हाँ जी बताएं। बहुत अच्छा, राइट। सुधार के चिन्हित क्षेत्रों के अंतर्गत हमने कार्य बिंदु दिए हुए हैं आपको, तो ये कार्य बिंदु आपको यहाँ पर लिखने हैं, राइट। तो इतना सिंपल सा ये काम है। थोड़ा सा इन्होंने जो डिटेल दी है वो अब हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से हमारा काम और भी आसान हो गया है। वहां तो ये सोचते, लेकिन हमें हमारी बुक से बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। किस प्रकार से सपोर्ट आपको चाहिए और जब सपोर्ट मिल गया तो आप उस पर किस प्रकार से एक्शन लिए, ये जानकारी यहाँ पर डालें। जिसको हम एक्शनेबल पॉइंट कहते हैं ना, वहां से हमें ये वाला काम कर देना। उसके बाद सपोर्ट नीडेड मतलब सहायता किससे, है ना, किससे सहायता चाहिए, किस स्तर पे चाहिए, क्या सहायता चाहिए, और बाद में एक्शन टेकन। ये सहायता मिल गई, सहायता ली, या उसके बाद हमने क्या कार्य किया, ये एडिशनल चीज आपको डालना पड़ेगी, एक्शन टेकन, जो हमारे पोर्टल में नहीं थी। इस प्रकार से प्रत्येक डोमेन में भरना है। जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे उसका इसको फाइनल सबमिट कर लीजिए, और जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं आपने यहाँ पर शाला सिद्धि का जो जानकारी है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दोस्तों अब आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे शिक्षक साथियों को इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से आपके अपने दोस्त नारायण देवांगन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो साथियों हमने ये देखा कि नमस्कार दोस्तों, समाधान में आपका स्वागत है। शाला सिद्धि सत्र 2020-21 को ऑनलाइन भरने का दामोदर सर, ओवर टू यू सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, आज हमने शाला सिद्धि के संदर्भ में बातचीत की। अच्छा रहा कि शुरुआत में हमारे दोनों नियंत्रक जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को शुरू किया था, डॉक्टर के पारिक साहब और KPS तोमर साहब, उन्होंने आपका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया था दीप्ति गौड़ मुखर्जी मैडम के नेतृत्व में। आज हमने बातचीत की कि हम अपने विद्यालय का स्वाकलन कैसे करें, वाकलन कैसे करें, और उसके बाद जो सबसे बड़ा और परिणाममूलक काम है वो है नीपा के पोर्टल पर अपलोड करना। श्री राजेंद्र साथी जी ने और डॉक्टर FS खान साहब ने बहुत ही जिम्मेदारी से इस काम को किया। आप सबने इसको समझा होगा। अब बात है आपके करने की। समय सीमा में काम करना है। निश्चित तौर पर समय कम है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप अपने पूरे कार्य क्षेत्र में, हमारे जो BRC हैं उनको हमने इसके लिए उत्तरदायी बनाया हुआ है कि वो एक उत्तरदायी अधिकारी के रूप में अपने पूरे विकास खंड में इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर लें। उनके साथ जन शिक्षकों की टीम है, उनके जो संकुल प्राचार्य हैं उनको भी इस काम में उत्तरदायी भूमिका में ले आएँ, और सभी संस्था प्रमुखों को ये जरूर बताएं कि वो अपने विद्यालय का स्वाकलन कर लें अपने पूरे प्रक्रियागत रूप से। और आप अपने MIS कोऑर्डिनेटर के साथ, जिले के हमारे जो DPC हैं, APC हैं, जो डाइट के लोग हैं, वो सब तो सहयोग करेंगे एकात्मिक रूप से, लेकिन जो तकनीकी सहयोग करना है वो हमारे जिले के प्रोग्रामर को करना है। जिले के प्रोग्रामर और हमारे जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, इन सब का एक अगर ज़रूरत पड़ेगी, आपकी ओर से अगर कोई ऐसी मांग हो तो हमें बता सकते हैं, तो हम एक नीपा के साथ सीधे इनका संवाद करा देंगे, ताकि कोई और बात अगर होगी तो वो भी आपके समझ में आ जाएगी। ये सारा काम हमें 31 मार्च तक पूरा करना है। जो कुछ संस्थागत सहयोग हमें मिला हुआ था वो हमने आप तक पहुंचा दिया है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। जो वित्तीय मर्यादाएं हैं और हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उसके अनुरूप आप जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुरूप उसका भी समाधान कर लें। जो टेक्निकल सपोर्ट आपको देना है उसके लिए अगर कोई आपको ऐसा सहयोग लगता है कि किसी को फीस देनी है तो उसमें से आप दे सकते हैं। जो दस्तावेजीकरण करना है, जो कार्य योजना बनानी है, या जो आपने स्वाकलन की प्रक्रिया की है उसमें अगर कोई कागज इत्यादि खर्च होता है तो उसका भी आप प्रोविजन किए हुए हैं।
उसको भी आप दे सकते हैं। कुल मिलाकर शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे योजनागत काम है उसको आपको पूरा करना है। मित्रों, हमारे सभी सहयोगियों ने बहुत अच्छे से आपके साथ बातचीत की है। अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और चाहते हैं कि आप सब फिर उत्साहपूर्वक एक बार जब काम पूरा कर चुकेंगे तब हम एक बार फिर साझा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर सर को, तारिक सर को, साथी जी को और डॉक्टर फैज खान साहब को। मैं शाला सिद्धि टीम को पूरा, ये हमारी टीम है, डॉक्टर सुषमा भट्ट हमारे साथ थी, वो भी हमारे टीम